हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं 20 नवंबर 2025 का डेली करंट अफेयर्स। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे तीन टॉपिक। फर्स्ट इज ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का कुछ अपडेट आया है, गाइडलाइंस आया है, उसको हम समझेंगे। सेकंड इज नेचुरल फार्मिंग क्या है, एंड थर्ड इज न्यू जीन टेक्नोलॉजी, एक नया जीन टेक्नोलॉजी मिला है। ये थर्ड टॉपिक जो है वो नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स के लिए आप बिल्कुल इंपॉर्टेंट मानो कि ये प्रीलिम्स में आ सकता है। जो भी कीवर्ड्स आप सीखो उसको आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, साथ साथ उसका एक नोट्स बनाओ सो दैट कि आप उसको मेंस में यूज कर पाओगे। ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021, सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक्स डाउन प्रोविजन ऑफ ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट, टेल्स गवर्नमेंट टू सेट अप पैनल। अब ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट एक बना था। ट्रिब्यूनल क्या है पहले तो मैं आपको ये समझाऊंगा। ट्रिब्यूनल को रिफॉर्म करने के लिए ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 बना था। उसके कुछ प्रोविजन जो हैं, प्रोविजन को सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन बोल दिया कि ये प्रोविजन जो है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सही नहीं है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को बोल दिया है पैनल बनाने के लिए। तो ये पूरा हम स्टडी करने वाले हैं। A Supreme Court bench led by CJI B.R. Gavai. B.R. Gavai कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैज स्ट्रक डाउन की प्रोविजंस ऑफ द ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट। बहुत सारे की प्रोविजंस को स्ट्रक डाउन कर दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है यूनियन गवर्नमेंट को कि एक इंडिपेंडेंट नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन बनना चाहिए, 4 मंथ्स के अंदर बनना चाहिए और इंडिपेंडेंट होना चाहिए, गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, उसको इंडिपेंडेंसी मिलना चाहिए। बी आर गवई साहब बोलते हैं, व्हेन पार्लियामेंट डिजाइन और ऑल्टर्स द ट्रिब्यूनल सिस्टम इट मस्ट डू सो इन अ मैनर कंसिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस, इम्पार्शियलिटी एंड इफेक्टिव एडजुडिकेशन। ट्रिब्यूनल क्या है? एक तरह से कोर्ट जैसे ही है और कोर्ट जैसा ही काम इनको करना होता है। अब कोर्ट जैसा ही काम इनको करना है तो इफेक्टिव एडजुडिकेशन होना चाहिए। कोर्ट का काम क्या है? एडजुडिकेशन का, जस्टिस देने का, एडजुडिकेशन करने का। उनके पास क्या होना चाहिए? इम्पार्शियलिटी होना चाहिए, इम्पार्शियल तरीके से काम कर पाए, और इंडिपेंडेंस होना चाहिए। तो गवर्नमेंट पे डिपेंड रहेंगे तो इंडिपेंडेंस नहीं हो पाएगा, है ना। अब देखो यहाँ पे, देखो इंडिया का ट्रिब्यूनल सिस्टम कैसे वर्क करता है। सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, हाई कोर्ट और बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स पैरेलल हो जाते हैं, क्योंकि ट्रिब्यूनल्स में मैटर जाने के बाद आपको हाई कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आप कहाँ जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। तो ये ट्रिब्यूनल लगभग उसी स्टेटस पे आते हैं। ट्रिब्यूनल्स की बात कब हुई थी? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था 1976 में, और वहाँ स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंड किया था ट्रिब्यूनल बनाने को। तो आर्टिकल 323A कॉन्स्टिट्यूशन में उसको डाल दिया गया, आर्टिकल 323B में भी डाल दिया गया। आर्टिकल 323A जो बोलता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के लिए बोलता है। फॉर एग्जांपल आईएएस, आईपीएस, इनसे रिलेटेड कोई मैटर है तो ये कहाँ जाता है? एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स में जाता है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन से अलावा जो ट्रिब्यूनल होगा अलग मैटर्स के लिए, जिसमें टैक्स से रिलेटेड ट्रिब्यूनल, लैंड से रिलेटेड, लेबर से रिलेटेड, इलेक्शन से रिलेटेड, फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड, रेंट से रिलेटेड ट्रिब्यूनल जो होगा वो कहाँ जाएगा? आर्टिकल 323B के हेल्प से उसको बनाया जा सकता है। अब कोर्ट्स में और ट्रिब्यूनल्स में क्या डिफरेंस है? कोर्ट्स में रूल ऑफ एविडेंस स्ट्रिक्टली फॉलो होता है, और जबकि ट्रिब्यूनल में नेचुरल जस्टिस फॉलो किया जाता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रूल्स फॉलो नहीं किया जाता है ट्रिब्यूनल्स में, है ना। यहाँ पे मैटर्स की सुनवाई ही होती है जैसा कोर्ट में होता है। हाई कोर्ट में आप कोई भी मैटर लेके जा सकते हो, ठीक है, जो हाई कोर्ट के मतलब हाई कोर्ट सुन सकता है। फॉर एग्जांपल दो स्टेट के बीच का मैटर लेके नहीं जाओगे, बाकी सारे मैटर आप हाई कोर्ट में लेके जा सकते हो। सेंट्रल और स्टेट का बीच का मैटर भी लेके नहीं जाते हो आप। ट्रिब्यूनल्स में आप क्या लेके जा सकते हो? ट्रिब्यूनल्स में हर ट्रिब्यूनल एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बना होता है, वो पर्पस ही लेके आप जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कोई ट्रिब्यूनल सिर्फ टैक्स मैटर्स के लिए बनाया है, आप सिर्फ टैक्स मैटर्स लेके ही उसके पास जा सकते हो, कोई और मैटर उसके पास लेके नहीं जा सकते हो। तो गवर्नमेंट ने क्या किया था? सीधे सीधे गवर्नमेंट की अगर बात बोलूँ, 2021 में 8 अपेलेट जहाँ पे अपील आप कर सकते हो उनको डिसॉल्व कर दिया था। जिसमें ट्रिब्यूनल कौन कौन से थे? वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, वाटर से रिलेटेड, कस्टम, एक्साइज एंड सर्विस टैक्स अपेलेट ट्रिब्यूनल, इनकम टैक्स अपेलेट ट्रिब्यूनल, जिसमें इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई केस हो अपील करोगे, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, कंपटीशन अपेलेट ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, है ना, सिक्योरिटीज अपेलेट ट्रिब्यूनल। अलग अलग ट्रिब्यूनल जो है ये 8 ट्रिब्यूनल, आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल, ये 8 ट्रिब्यूनल को सुप्रीम कोर्ट ने डिसॉल्व कर दिया था, ठीक है। जिसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एपेलेट ट्रिब्यूनल भी है, फिल्म सर्टिफिकेशन एपेलेट ट्रिब्यूनल भी है, और इनके फंक्शंस कहाँ ट्रांसफर कर दिए गए थे? हाई कोर्ट को।
सीधे सीधे सर्च कम सिलेक्शन कमेटी बनाने की बात की गई थी। टू रिकमेंड्स नेम ऑफ अपॉइंटमेंट, कि नए अपॉइंटमेंट किए जाएंगे। अपॉइंटमेंट कौन करेगा? अपॉइंटमेंट सीजीआई करेंगे, बहुत बढ़िया। जज या सुप्रीम कोर्ट के जज करेंगे, बहुत बढ़िया। बट साथ में 2 सेक्रेटरीज भी होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के। अब ये प्रोविजन पसंद नहीं आया किसको? सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये क्या हो गया, सेक्रेटरीज क्यों चाहिए? आप ट्रिब्यूनल्स बना रहे हो, एक तरह से जुडिशरी बना रहे हो, तो जुडिशरी को इंडिपेंडेंस दो, वहां सेक्रेटरीज क्यों चाहिए? है ना, गवर्नमेंट के सेक्रेटरीज क्यों चाहिए? फिक्स टेन्योर 4 ईयर का, ये भी उनको अच्छा नहीं लगा कि फिक्स टेन्योर दोगे, वो भी 4 ईयर, इतना शॉर्ट टेन्योर, और साथ में रीअपॉइंटमेंट भी हो पाएगा, तो लोग लेओर में आ जाएंगे कि अच्छा फिर से रीअपॉइंटमेंट चाहिए, तो गवर्नमेंट के हिसाब से डिसीजन दे रहे हैं। ठीक है, चेयरपर्सन का एज लिमिट 70 है, जबकि मेंबर का 67 दिया गया, और मिनिमम एज 50 दिया गया। मिनिमम एज 50 पे भी सुप्रीम कोर्ट को डाउट था, क्वेश्चन था कि इससे कम एज में हाई कोर्ट में लोग जब जज बन सकते हैं, तो 50 एज ऑफ अपॉइंटमेंट क्यों होना चाहिए? तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे बोला कि ये जो प्रोविजंस हैं, प्रोविजंस आर वायलेटिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को वायलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल एग्जीक्यूटिव कंट्रोल। एग्जीक्यूटिव कंट्रोल कहाँ दिख रहा है आपको? अपॉइंटमेंट में ही दिख रहा है, सैलरी सर्विसेज में दिख रहा है। ठीक है, शॉर्ट टेन्योर है 4 ईयर टर्म का, उस पर भी अपॉइंटमेंट की बात, रीअपॉइंटमेंट की बात की जा रही है। रीअपॉइंटमेंट और 4 ईयर टेन्योर के बाद लोग चाहेंगे कि वापस उनको टेन्योर मिले, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर देंगे। एज बैरियर भी मिनिमम 50 है, तो ये 50 क्यों है? यंगर टैलेंट क्यों नहीं आ सकते 40s वाले? ठीक है, जबकि आपको हाई कोर्ट का जज बनने के लिए तो 50 ईयर नहीं चाहिए, तो फिर ट्रिब्यूनल का जज बनने के लिए क्यों 50 ईयर चाहिए? Legislative overruling. The act reenacted provisions that the Supreme Court had specifically struck down in the Madras Bar Association. मद्रास बार एसोसिएशन जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने जिन प्रोविजन को हटा दिया था, ये गवर्नमेंट उसी प्रोविजन को लेके आ गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया? सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि देखो, आप ये सेक्रेटरीज से काम मत चलाओ। यहाँ पे बात हो रही है 2 सेक्रेटरीज होंगे, ये सेक्रेटरीज से काम मत चलाओ, एक इंडिपेंडेंट एनटीसी बनाओ, इंडिपेंडेंट नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन ही बना दो। नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन जो इंडिपेंडेंट रहे, इसका काम क्या रहे? इसका काम ट्रिब्यूनल्स के अपॉइंटमेंट का रहे, उनके ट्रांसफर का रहे, ट्रिब्यूनल्स के एडमिनिस्ट्रेशन का रहे, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर का रहे, जो भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स उनके अगेंस्ट होगा, मेंबर्स के अगेंस्ट क्राइम करप्शन जो भी होगा, वो सब कहाँ लेगा? ये नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन ले पाए। ठीक है, जिससे कि यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंट काम हो पाए। और नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन में कौन होगा? मेनली रिटायर्ड जज वगैरह हो सकते हैं। तो ऐसा नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन बनाने का जो जिम्मेदारी है, ये सुप्रीम कोर्ट ने किसको दिया है? अभी सीधे सीधे गवर्नमेंट को दिया है। पहले इससे रिलेटेड क्या क्या सुप्रीम कोर्ट के पास केसेज आए हैं? चंद्र कुमार केस आया था। सुप्रीम कोर्ट रूल दैट ट्रिब्यूनल डिसीजंस आर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू बाय हाई कोर्ट। ट्रिब्यूनल का जो जुडिशियल डिसीजन होगा वो हाई कोर्ट के पास जा सकता है, हाई कोर्ट को बाईपास नहीं किया जा सकता है। रोजर मैथ्यू केस, सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन 2017 फाइनेंस एक्ट रूल्स फॉर अफेक्टिंग जुडिशियल इंडिपेंडेंस। फाइनेंस एक्ट के रूल को सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया, कि बोला कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस यहाँ स्ट्रक हो रहा है। मद्रास बार एसोसिएशन केस में 5 ईयर टेन्योर का बात किया मेंबर्स के लिए, जबकि अभी तो 4 ईयर का ही टेन्योर ये लोग दे रहे हैं। ठीक है, ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट में गवर्नमेंट ने क्या किया? पार्लियामेंट पास द एक्ट विद द सेम 4 ईयर प्रोविजन, और यहाँ पे 5 ईयर टेन्योर की बात की गई थी, इसलिए गवर्नमेंट, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको हटा दिया। अभी करंट जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन द एक्ट रीअसर्टिंग दैट जुडिशियल रिव्यू कैन नॉट बी बाईपास, कि ये जुडिशियल रिव्यू जो हाई कोर्ट का है वो बाईपास नहीं किया जा सकता। मतलब सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि ट्रिब्यूनल जो है वो हाई कोर्ट के नीचे रहे, ना कि हाई कोर्ट के पैरेलल रहे। ठीक है, अब आता है सेकंड टॉपिक, नेचुरल फार्मिंग एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। नेचुरल फार्मिंग क्या है? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या है? ठीक है, ट्रेडिशन टू लीड वे, प्राइम मिनिस्टर। तो नेचुरल फार्मिंग, देखो आप नेचुरली जो फार्मिंग करते हो उसको क्या बोला जाता है? नेचुरल फार्मिंग बोला जाता है। प्राइम मिनिस्टर ने साउथ इंडिया नेचुरल फार्मिंग समिट कोयम्बटूर में अभी इनोग्रेट किया। ड्यूरिंग द एड्रेस ही आउटलाइन इंडियाज पोटेंशियल टू बिकम अ ग्लोबल हब फॉर नेचुरल फार्मिंग बाय इंटीग्रेटिंग ट्रेडिशनल नॉलेज। हमारे पास ट्रेडिशनल नॉलेज है और मॉडर्न साइंटिफिक नॉलेज भी है। तो ट्रेडिशनल फार्मिंग क्या है? नेचुरल फार्मिंग क्या है? केमिकल फ्री, केमिकल यूज नहीं होगा, है ना। वहाँ पे जो भी आपके पास लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जो लाइव स्टॉक हैं, लाइव स्टॉक मतलब गाय भैंस जो हैं, उनका गोबर ओबर जो भी है, लो कॉस्ट चीज़ें, वहाँ पे आप उनको सीधे सीधे आप उनको यूज कर सकते हो। कोर फिलॉसफी क्या है? कि नेचर पे डिपेंड करना है, नेचर पे। सिंथेटिक फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड नहीं लेके आना है।
एक तरह से ऑलमोस्ट जीरो बजट पे काम करना है। जीरो बजट पे काम करने को हम जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग भी बोल देते हैं। ठीक है, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग जिसमें आप काऊ डंग वगैरह का यूज कर रहे हो, है ना, जिसमें आपको जनरली कुछ खरीदना नहीं पड़ रहा है। अब ये जीरो बजट के कितने फोर कंपोनेंट होते हैं जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग अगर हम बोले। एक होता है जीव मूत्र, जीव मृथा, अ फर्मेंटेड माइक्रोबियल कल्चर, फर्मेंट किया हुआ माइक्रोबियल काऊ डंग यूरिन वगैरह जो न्यूट्रिएंट कैटलिस्ट की तरह काम करता है। बीज मित्र, जो सीड्स होते हैं, सीड्स को बीज मित्र से ट्रीट करना, काऊ डंग यूरिन, है ना, इसको फिर आप अलग अलग चीज़ें, जैगरी पाउडर, जैगरी का घोल के साथ भी ट्रीट करना। उसके बाद अच्छा दाना जिसको मल्चिंग बोलते हैं, कि खेतों में टॉप सॉइल को आप ऐसे मल्चिंग कर देते हो, कवर कर देते हो। वापसा, मॉइस्चर रिटेंशन के लिए जो काम कर किया जाता है, इसको क्या बोला जाता है, वापसा बोला जाता है। देखो बीज बीज मृत कैसे प्रिपेयर किया जाता है ना, काऊ डंग को वाटर में डाल दिया जाता है, फिर उसको काऊ डंग को स्क्वीज कर लिया जाता है, उसमें कुछ लाइम वाटर और सॉइल मिला दिया जाता है, ये हो गया बीज मित्र तैयार आपका हो जाता है। ठीक है, तो ये सब जो लोकली अवेलेबल चीज़ें हैं उसमें उसी से जीव मृत, बीज मित्र, अच्छा दाना और वापसा करके ये जीरो बजट में नेचुरल फार्मिंग किया जाता है। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग में आप जीरो बजट की बात नहीं करते हो। ऑर्गेनिक फार्मिंग में फिर भी आप फर्टिलाइजर खरीद रहे हो, वर्मी कंपोस्ट वगैरह खरीद रहे हो, खरीद के ला रहे हो, परचेज कर रहे हो। ठीक है, ऑर्गेनिक चीज़ें ही परचेज करो, बट परचेज कर सकते हो। नेचुरल फार्मिंग में आपको इन सीटू जो फार्म पे जो चीज़ें अवेलेबल है उन्हीं को यूज़ करना है, आप बाहर से कुछ चीज़ खरीद के नहीं ला रहे हो। गवर्नमेंट ने क्या क्या स्कीम लाया है, परंपरागत कृषि विकास, परंपरागत मतलब ट्रेडिशनल कृषि विकास, भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति, सब स्कीम ऑफ PKVY स्पेशली फॉर प्रमोटिंग ट्रेडिशनल इंडिजिनस प्रैक्टिसेस, नेशनल मिशन और नेचुरल फार्मिंग टू स्केल अप द एडॉप्शन ऑफ नेचुरल फार्मिंग। अबाउट नेशनल मिशन और नेचुरल फार्मिंग, नेशनल मिशन ऑफ नेचुरल फार्मिंग क्या है, लॉन्च एज अ सेपरेट सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, प्रीवियसली इट वाज अ सब स्कीम कॉल्ड भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति। ठीक है, तो ये है नेशनल मिशन और नेचुरल फार्मिंग जो लॉन्च किया गया है, नेशनल मिशन। ठीक है, और नेचुरल फार्मिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नोडल मिनिस्ट्री क्या है, ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। गोल क्या है, टू प्रमोट केमिकल फ्री फार्मिंग अक्रॉस द कंट्री बाय इंटीग्रेटिंग ट्रेडिशनल नॉलेज। अब ट्रेडिशनल नॉलेज को मॉडर्न साइंस के साथ इंटीग्रेट करना है, और केमिकल फ्री फार्मिंग की बात चल रही है जिसको हम बोल रहे हैं नेचुरल फार्मिंग मिशन। ठीक है, जो बजट में आया, टू ब्रिंग 7.5 लाख हेक्टेयर्स अंडर नेचुरल फार्मिंग, 15,000 क्लस्टर सेटअप किया जाएंगे, 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स जहाँ पे जीव मूर्त बीज मित्र की सप्लाई हो सकेगी, है ना। ठीक है, जो फार्मर खुद से इनको बना नहीं पाते। ठीक है, हाउ नेचुरल फार्मिंग एड्स द सॉइल विदाउट यूरिया। अब नेचुरल फार्मिंग से क्या होता है, नेचुरल फार्मिंग से नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है, एक तरह से रीस्टोर कराने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है। ठीक है, जो आपका नाइट्रिक बैक्टीरिया होता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का नाम बताओ आप, है ना, राइजोबियम का नाम आपने सुना होगा, राइजोबियम। तो राइजोबियम क्या करता है, जो ऊपर के नाइट्रेट होता है, जो एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन होता है उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देगा, फिर डीनाइट्रिफिकेशन होगा और वो ऊपर नाइट्रोजन साइकिल में चला जाएगा। खैर, न्यू जीन टेक्नोलॉजी, थर्ड टॉपिक, देसी जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी टू एड चीपर कॉमर्शियल जी क्रॉप ब्रीडिंग। जी मतलब जेनेटिकली इंजीनियर्ड, जेनेटिकली इंजीनियर्ड। अब देखो, ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, मैं आपको बता दूं, ये जीन्स है। अब जीन्स का कुछ पार्ट काट के आपने एडिट कर दिया, एडिट, ठीक है, तो अब ये जीन्स ऐसा बच गया, ये भी जेनेटिकली इंजीनियर्ड है। और ये एक जीन है, इसको आपने कुछ पार्ट काट के हटाया, कुछ अलग सब्सटेंस से पार्ट ऐड भी किए, इसमें एडिशन भी हुआ अलग जगह से, ये भी एक दूसरा जीन बन गया। तो ये भी जेनेटिकली मॉडिफाइड हुआ, ये भी जेनेटिकली मॉडिफाइड हुआ, जीन दोनों में मॉडिफाई किया गया, बट इसमें एक फॉरेन जीन इंसर्ट हुआ, फॉरेन जीन इंसर्ट हुआ। तो ये फॉरेन जीन इंसर्ट हुआ तो ये खाने के लिए कैसा होगा, इन्वायरमेंट के लिए कैसा होगा, ये सब टेस्टिंग बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो जाती है। इसमें ज़्यादा इतना टेंशन की बात नहीं होती है ना, क्योंकि कोई फॉरेन जीन इंसर्ट नहीं हुआ है। तो ये दो तरह से हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च वॉज रिसेंटली ग्रांटेड अ पेटेंट, उनको इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च को एक पेटेंट मिला एक नया इंडिजिनस जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी के लिए। जीन को एडिट करने के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए,
एक नया टेक्नोलॉजी डेवलप किया है ICAR ने जिसका नाम है TNPB। आई रिपीट TNPB, बहुत इंपॉर्टेंट होगा नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स के लिए। ट्रांस पोजोन एसोसिएटेड प्रोटीन, दिस इज सीन एज अ मिनिएचर अल्टरनेटिव टू द ग्लोबली पॉपुलर क्रिस्पर Cas9 सिस्टम। जीन एडिटिंग क्या है? टेक्निक टू ट्विक द एग्जिस्टिंग DNA ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, इट एक्ट्स लाइक फाइंड एंड रिप्लेस टूल इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। मैकेनिज्म क्या है? इट यूजेस मॉलिक्यूलर सीजर, मॉलिक्यूलर सीजर का यूज करता है जो मॉलिक्यूल को कट करने का काम होगा न्यूक्लियस का, टू कट DNA एट स्पेसिफिक स्पॉट, है ना। द सेल देन रिपेयर्स देयर कट अलाउइंग साइंटिस्ट टू डिलीट, ऐड और ऑल्टर ए स्पेसिफिक जीन। अब जीन एडिटिंग में क्या है? आप कोई फॉरेन DNA इंसर्ट नहीं कर रहे हो। जीन मॉडिफाई में क्या है? आप फॉरेन DNA इंसर्ट कर रहे हो। जैसे बीटी कॉटन, कॉटन में एक बीटी कॉटन है जिसमें बैसिलस थुरुंगनेजेराइसिस सॉइल बैक्टीरिया को इंसर्ट किया गया है, ठीक है, जिससे कि कॉटन में जो पेस्ट लगते हैं पिंक बॉलवर्म पेस्ट वो नहीं लगे। जबकि जीन एडिटिंग में आप ऐसा नहीं करते हो, ठीक है। यहाँ पे एग्जेम्प्ट फ्रॉम स्ट्रिक्ट GAC अप्रूवल, GEAC अप्रूवल जो है बहुत स्ट्रिक्टली नहीं चाहिए बट यहाँ पे चाहिए। GEAC क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। तो ये है जीन एडिटिंग और जेनेटिक मॉडिफिकेशन का बीच का डिफरेंस। अब नया डिस्कवरी क्या है? TNPB। TNPB इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ बैक्टीरियम कॉल्ड डेनोकोसस रेडियोड्रंस, ठीक है। एक नया बैक्टीरिया डिनोकोकस रेडियोड्रंस से ये TNPB डिराइव किया जा रहा है ना। ये एडिटिंग टूल है, ये टूल यहाँ से डिराइव किया जा रहा है जो ट्रांसपोजोन्स फैमिली से बिलोंग करता है। TNPB इज कंसिडर्ड द इवोल्यूशनरी एंसेस्टर ऑफ Cas12। क्रिस्पर Cas9 की हम बात करते हैं, उसी में Cas12 प्रोटीन होता है, तो Cas12 प्रोटीन का एक एंसेस्टर इसको बोल सकते हैं। क्रिस्पर Cas9 प्रोटीन थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। TNPB थोड़ा छोटा होता है, बेसबॉल की तरह होता है। तो बड़ा अगर क्रिस्पर Cas9 प्रोटीन होगा, बड़ा सीजर, ये सीजर ही है, दोनों एक तरह से क्या है? जीन को एडिट करने का काम कर रहे हैं, जीन को कट करने का, कट एंड पेस्ट करने का काम कर रहे हैं। तो क्रिस्पर Cas9 थोड़ा बड़ा है, TNPB छोटा है। छोटा है तो बहुत सारे अलग जीन्स को भी कट करने का काम ये कर सकता है। क्रिस्पर जैसा ही काम ये भी करेगा, TNPB ही करेगा। वंस इट रीच द टारगेट, द TNPB प्रोटीन कट्स द DNA टू डिसेबल और मॉडिफाई अ स्पेसिफिक ट्रेट। वाई इज TNPB बेटर देन क्रिस्पर? साइज, साइज जो है क्रिस्पर Cas9 का बड़ा है, इसका साइज क्या है? छोटा है। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है किसके साथ? TNPB के साथ में। अब इसको यूज करके जेनेटिकली इंजीनियर्ड राइस वेराइटीज भी बनाई गई हैं, जिसको एडिट किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च हैदराबाद ने। साइटोकिनिन ऑक्सीडेज 2 जीन, ठीक है। उसके अलावा M2U1010 कॉटनड्रो सनालू टारगेटेड DST ड्राउट एंड सॉल्ट टॉलरेट जीन, ठीक है। ये सारे जीन्स के वैरायटी डाले गए हैं। दीज वेयर स्ट्रक इन द कॉमर्शियलाइजेशन ड्यू टू पेटेंट इशू। अब पेटेंट इशू की वजह से ये लोग कॉमर्शियलाइज इसको नहीं कर पा रहे थे। नाउ अब इसको कॉमर्शियलाइज किया जा सकेगा, ये 2 राइस वेराइटीज को। इंडिया के लिए सिग्निफिकेंस क्या है? अगर हम जीन एडिट कर पाएँ और उससे फूड लोगों को ज़्यादा ज़्यादा खिला पाएँ, है ना। इरेटिक मानसून की वजह से जो फूड ग्रेन्स का कमी हो जाता है, तो ऐसे वेराइटीज जो मानसून्स को टॉलरेट करेंगे, ज़्यादा इरेटिक मानसून्स को, तो फूड सिक्योरिटी आएगी, आत्मनिर्भर भारत आएगा, पल्सेज में खासकर, है ना, ऑयल सीड्स में फार्मर का इनकम भी इससे बढ़ेगा, ठीक है। क्रिस्पर Cas9 मैंने आपको बताया जीन को एडिट करने का क्या है? कट एंड पेस्ट। जैसे आप कट एंड पेस्ट करते हो ना कंप्यूटर में, वैसे ही कट एंड पेस्ट, जीन को कट एंड पेस्ट करने का क्या है? टूल है। और जीन को कट एंड पेस्ट करने का टूल आपके पास दूसरा जो टूल है, वो दूसरा टूल सीधे सीधे जो है वो कौन सा टूल इस बार हम लोग बात कर रहे हैं? TNPB की बात कर रहे हैं। तो TNPB सेम लाइक क्रिस्पर Cas9, बस साइज इसका क्या है? छोटा है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चंस करिए। ये रहा ट्रिब्यूनल से रिलेटेड क्वेश्चन 1 2 3, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप इसको पॉज करिए, आंसर बताइए। सेकंड क्वेश्चन फार्मिंग से रिलेटेड, पॉज करिए, आंसर बताइए। थर्ड क्वेश्चन TNPB, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगले साल आपको डायरेक्टली आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है, पॉज करिए, आंसर बताइए। फोर्थ अगेन सस्टेनेबल फार्मिंग से रिलेटेड, पॉज करिए और आंसर बताइए, ठीक है। तो ये आज के 4 क्वेश्चंस हो गए, बाकी मिलते हैं 21 नवंबर के DCA के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।